a new day and today we are going to finish this chapter. So today we will discuss first of all stock and inventory. तो ये हमारे पास स्टॉक एंड दिस इज अवर इन्वेंट्री. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की. तो जो स्टॉक होता है वो कैसा माल होता है जो हम परचेज करते हैं किसके लिए, रीसेल के लिए, और वो क्या रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है. स्टॉक क्या है, ऐसा माल जो हमने परचेज किया रीसेल के लिए और वो बच गया एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे. ठीक है. स्टॉक दोनों हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी एंड क्लोजिंग स्टॉक भी. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक तो क्या है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा माल बचा हुआ रह गया वो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक. और जो माल बचा हुआ है वो ही अगले साल के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या होती है, उसके अंदर हमारे 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, सेकेंड वन इज work in progress, third one is finished goods, and last one is stock in trade. अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर से परचेज करते हैं वो होता है हमारा रॉ मटेरियल. और वो अगर साल के अंत में बचा हुआ रह जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, इन्वेंट्री कह देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कॉटन, अगर हमारी कॉटन मिल्स है और उसके अंदर जो हमने रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, हमारा कॉटन होगा. नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, रॉ मटेरियल से आगे फिनिश गुड्स के पहले. मतलब कि ऐसा मटेरियल, ऐसे गुड्स जो कि सेमी फिनिश गुड्स हैं जिसके अंदर हमें और फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है उसको बेचने के लिए. जैसे कि हमारा थ्रेड. ठीक है. नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल तैयार हो चुका है माल, बट फिर भी ऐसा तो नहीं होता ना जितना हमारा माल तैयार हो गया उसको सारा का सारा वो सेल हो गया. ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या रह जाता है, थोड़ा सा स्टॉक रह जाता है हमारा. तो वो स्टॉक नहीं, वो हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री होती है जब हमारे फिनिश गुड्स की रह जाती है. लास्ट इज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड इज सिमिलर एज स्टॉक. मीन्स जो हमने माल परचेज किया फॉर द रीसेल और वो अनसोल्ड रह गया तो वो क्या होता है, हमारा स्टॉक इन ट्रेड होता है. रॉ मटेरियल क्या होता है, जो हमने माल मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा और वो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा बचा हुआ रह गया. वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या होता है, हमारे सेमी फिनिश गुड्स होते हैं जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे बचे हुए रह गए. नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स कौन से होते हैं, बिल्कुल हमारा माल तैयार हो चुका है बट ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा माल सेल हो जाए, तो इसीलिए जो बच जाता है वो क्या हो जाती है, हमारी इन्वेंट्री हो जाती है. लास्ट वन इज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड इज सिमिलर एज स्टॉक. अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, दैट द स्टॉक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. जो स्टॉक है वो सिर्फ क्या, एक पार्ट है हमारी इन्वेंट्री का. कई बार हमें स्टॉक को और इन्वेंट्री को साइनोनिमसली यूज कर लेते हैं बट ऐसा नहीं होता. स्टॉक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेंट्री. जो इन्वेंट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं जिसके अंदर एक ये इंक्लूडेड है, जबकि स्टॉक क्या है, सिर्फ इसका एक पार्ट है. अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता है. सबसे पहले तो अगर हमारा कोई भी जो गुड्स है वो क्या रह गए, अनडिलीवर्ड रह गए हैं, डिलीवर ही नहीं हुए, ऑर्डर किए थे बट डिलीवर ही नहीं हो पाए. दूसरा, अगर कोई हमारे माल को रिटर्न कर देता है, परचेज किया उसने बट वापस कर दिया. अब वापस करेंगे तो क्या हो गया, हमारे गोडाउन में रखा रहेगा वो, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी स्टॉक हो जाएगी, इन्वेंट्री हो जाएगी. हमेशा याद रखना जो इन्वेंट्री होती है वो एसेट्स जो हमारी बैलेंस शीट में होती है वो किस तरह से लिखी जाती है, इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस, जो उसकी बनाने की लागत आई, या हमारी रियलाइजेबल प्राइस, मतलब जो हमें मिला,
उन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, वो हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री की अमाउंट हो जाएगी, जो कि हम किसके अंदर लिखते हैं, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री और स्टॉक से रिलेटेड कुछ पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रेड रिसीवेबल and trade payables. Okay. ट्रेड रिसीवेबल ऐसा अमाउंट होता है जब हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर चुके हैं, तो उसके बदले में जो भी हमें अमाउंट मिलता है वो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है। और इसको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, दैट इज डेटर्स एंड बीआर। डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम अपना माल क्रेडिट के अंदर सेल कर देते हैं और जहां से हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है। बीआर क्या होते हैं, किसके द्वारा लिखे जाते हैं, हमारे डेटर को लिखे जाते हैं। ये कंपनी क्या करती है, डेटर्स को क्या लिखती है, बीआर लिखती है। किसके लिए, उनके पैसा वापस मिल जाए इसीलिए। और कई बार क्या होती है, एंडोर्समेंट भी हो जाती है। एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई भी जब किसी का भी बिल हम क्या देते हैं कि ये वाला बिल तुम ले लो और इससे तुम्हें क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, दैट इज एंडोर्समेंट। मीन्स अगर ए ने बी को बिल लिखा और बी ने क्या किया, ये बिल सी को दे दिया। ठीक है। वो सी को क्यों दिया, क्योंकि उसने उससे पैसे लेने थे, तो इसीलिए क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ए को इससे पैसे मिल जाएंगे। तो डेटर्स क्या है हमारा, जिनको हमने क्या की होती है, क्रेडिट में अपनी माल को सेल किया होता है या अपनी सर्विसेज को दिया होता है और वहां से हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई होती, वो होते हैं हमारे डेटर्स। बीआर क्या होते हैं, बीआर क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्टेंस के लिए लिखते हैं कि हाँ भाई उन्होंने बिल लिख दिया, अब ये क्या कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब हमें वो पैसे 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो दे देंगे। ट्रेड पेएबल क्या होते हैं, जब हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज की होती है, जब हम किसी और से, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कभी किसी से गुड्स और सर्विसेज परचेज नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर कंपनी जब वो किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करती है वो कंपनी, तब हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, जिनको हमें पैसे देने हैं क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट पे माल लिया है, तो इनकी ये किस्म से क्या हो जाती है, हमारी लाइबिलिटी। ये हमारी क्या हो जाती है, एसेट्स। ये दोनों हमारी किस में कंसीडर होंगे, हमारी लाइबिलिटीज के अंदर। तो क्रेडिटर्स क्या है, जिनको हमने पेमेंट करनी होती है क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट पे माल लिया होता है। और बीपी क्या होता है, जब वो पर्टिकुलर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है बिल। ठीक है, जब ये वाली कंपनी इससे बिल एक्सेप्ट कर रही है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बीपी। ठीक है, और इसको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बीआर। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गुड्स। अब गुड्स क्या होते हैं, गुड्स के अंदर दो चीजें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट वन इज ऐसा माल जो हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, ठीक है, या फिर उससे हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे अपनी फिनिश गुड्स बेचने के लिए। दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक तो हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, दूसरा हमने उसको परचेज किया ताकि हम उसे फिनिश गुड्स बनाएं और फिर उसको क्या करें, सेल करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं, स्विंग, जो हाथ से चलाने वाली मशीन होती है, स्विंग मशीन। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये क्या करता है, उसका बिजनेस करता है, मीन्स वो किसी और से खरीदता है और फिर बेच देता है उसको। ठीक है,
और दूसरा पर्सन क्या है, उसने एक स्विंग मशीन खरीदी और उससे वो कपड़े बनाता है और उन कपड़ों को बेचता है। तो ये दोनों ही किसके अंदर ट्रीट होंगी, हमारी गुड्स के अंदर ट्रीट होंगी। बट यहाँ पे तो ये वाली चीज़ क्या है, एक प्रोडक्ट है, गुड्स है जो कि बिक रहा है। यहाँ पे यही स्विंग मशीन क्या है, एसेट है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, फर्दर अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो डिफरेंस होता है हर चीज़ के अंदर, जिसको हमें बहुत ही बारीकी से समझना होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं तो उसके एक्सचेंज में जो हमें मिलता है वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है। ठीक है, मतलब उसकी लागत। इसको तो और इलेबरेट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज वाउचर। वाउचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमारी क्या की जाती है, पोस्टिंग की जाती है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। और यही वाउचर, यही जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो हम अपने उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एज अ प्रूफ रहे कि हमारी ये पर्टिकुलर एंट्री हुई कहाँ से है। तो ये जो वाउचर होता है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है हमारी एंट्रीज को, और एज अ प्रूफ भी ये हमारे साथ रहता है। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट। नाउ द डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। डिस्काउंट का नाम सुनते ही तो बस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, वेदर दे परचेज इन कैश और इन क्रेडिट। चाहे कोई माल कैश में परचेज करे चाहे क्रेडिट में परचेज करे, ट्रेड डिस्काउंट उसको देंगे ही देंगे। मतलब ये होता है फिक्स परसेंटेज जो कि हर गुड्स के ऊपर दिया ही जाता है। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, जब भी हम अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें डिडक्ट करके लिखते हैं अमाउंट, कोई भी अलग से अकाउंट इसका नहीं मेंटेन किया जाता, नहीं खुलता। नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसीलिए खोला गया था ताकि हम क्या कर सकें, अपनी कैश सेल्स को बढ़ा सकें। इस पे क्या होता है कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट दिया वो तो दिया ही हुआ है, बट जब हम कैश में माल को खरीदते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाएगा वेदर दे परचेज इन कैश और क्रेडिट। कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ कैश सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ताकि लोग क्या करें, कैश में ज़्यादा दें, तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है जिसका हम अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट वन इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जो टर्म आजकल बहुत ही डिमांड में है, और आजकल जीएसटी सभी को पे करना मैंडेटरी हो गया है, वेदर इट जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो जीएसटी होता है वो एक किस्म का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसके अंदर हमारे कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, इन सभी को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया, और उस सभी को मिला के क्या बना दिया गया है, जीएसटी को बना दिया गया है। जीएसटी क्या होता है, कब परचेज, जीएसटी कब पे किया जाता है, जब हमने कोई भी माल खरीदा है तब पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं जो अब हम करेंगे। फर्स्ट वन इज एंट्री। जब भी कोई भी, सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो सबसे पहली टर्म पढ़ी थी वो थी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जब भी हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट होता है तो हम उसकी क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स ऐसी टर्म है जो क्या है, इररिवोकेबल।
इरिकवरेबल मीन्स ऐसा पैसा जो कि रिकवर हो ही नहीं सकता, जिसके अंदर डाउट है कि वो नहीं मिलेगा। और ये कब होता है? डेटर्स से। क्योंकि कई बार जिनको हमने माल बेचा होता है क्रेडिट के अंदर, वो क्या करते हैं, पैसा देने से मना कर देते हैं, या वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या अनसाउंड माइंड हो जाता है उनका। तो किसी भी वजह से वो बैड डेट्स हो जाते हैं जो कि हमारे अब रिकवर नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट और वी कैन से बैंकरप्ट, दीज आर द टू टर्म्स। मीन्स ऐसे लोग जो कि आप अपने डेब्ट्स की पेमेंट ही नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? इंसॉल्वेंट होते हैं। उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो पेमेंट कैसे करेंगे? नेक्स्ट इज सोलवेंट, जो कि ऐसी पोजीशन में होते हैं जो कि अपने सारे डेब्ट्स पे कर सकते हैं। इसका एंटोनियम ही है ये। नेक्स्ट इज स्टोर्स। स्टोर्स ऐसी जगह होती है जहां पे भी आप अपने गुड्स को, हम अपने स्टॉक को रख सकते हैं। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट को रखना जो कि सिर्फ किसके पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पसेस के लिए, नॉट फॉर सेल, जो कि काम आएंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि कोई भी मशीनरी के पार्ट्स हैं या पैकिंग का मटेरियल है, वो सारी किस में रखी जाती है? हमारे स्टोर्स के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू टर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। रिवेन्यू टर्म हमारी एक्सपेंडिचर के अंदर भी यूज हुई थी, रिवेन्यू इनकम के अंदर भी यूज हुई थी। रिवेन्यू क्या होता है? बेसिकली जब भी हम अपने गुड्स को सेल करते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है वो क्या होता है? हमारा रिवेन्यू होता है। इसके अंदर हमारी रिसिप्ट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। क्योंकि जो हमारी रिवेन्यू होती है वो किससे रिलेटेड होती है? हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड। ओके, सो अवर नेक्स्ट टर्म इज revenue from operation. Revenue of operation means just like इसको हम अगर सिंपल टर्म में अगर बोलना चाहे, दैट मीन्स दीज आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उससे जो भी पैसा कमाया जाता है वो क्या होता है? हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट इज एंटिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? एंटिटी। मीन्स जो भी कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस एंटिटी होती है, उसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि बनाई गई है किस लिए? अर्न करने के लिए इनकम। किस तरीके से कोई भी बिजनेस यूनिट पैसा कमा सकती है? बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसे क्या कहते हैं? एंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टर्नओवर। टर्नओवर तो नाम पढ़ते ही समझ में आता है कि टर्नओवर क्या होती है? टोटल सेल्स होती है। हम कहते हैं ना कि इस कंपनी का टर्नओवर इतना है, मीन्स उसकी टोटल सेल्स ही इतनी है एक साल के अंदर। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक वैसे इतना टर्म यूज होता नहीं है, बट कई बार एसेट साइड गिवन होता है बैलेंस शीट में, तो लाइफ स्टॉक होता है जो भी हमारे लाइफ मीन्स जिसके अंदर जान हो। ठीक है, लाइक हमारे कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइक काउ, हॉर्स, तो ये क्या होती है? हमारी लाइफ स्टॉक होती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। दिस इज अवर वेरी लास्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है कि जब हम अपने पैसे को शेयर्स के अंदर लगाते हैं, डिबेंचर्स के अंदर लगाते हैं कंपनी के अंदर, ताकि हमें क्या हो सके? अर्निंग हो सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि किसी भी शेयर्स या डिबेंचर के अंदर अपने पैसे को लगाना टू इनिशिएट या फिर इंटेंशन ऑफ अर्निंग इन रिटर्न, कि हमें क्या मिलेगी? अर्निंग मिलेगी उसके बदले में। सो
नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर टर्म्स, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो टर्म्स होती है ये सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, जो भी हम आगे फर्दर अकाउंट्स बनाएंगे उनके अंदर, सभी के अंदर ये वाली टर्म्स यूज़ होंगी। और कुछ टर्म्स इसके अंदर ऐसी हैं जो कि हम साइनोनिमसली यूज़ कर देते हैं, बट उनका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग्स होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टॉक एंड इन्वेंट्री हो गया, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर है, तो उन टर्म्स को क्लियर आउट करने के लिए हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं। सो स्टडी हार्ड so that you can achieve all your dreams. Until then, stay tuned.